हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 की एक जो विशेष श्रृंखला हमारी चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। चीजें हैं जो हम लोगों ने पढ़नी है, बहुत सारी चीजें आप लोग जो है सीखोगे। मैं आप लोगों को रिवीजन के थ्रू भी याद करवाता रहूंगा सारी की सारी चीजें। तो चलिए, और जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स की जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया है 1200 से भी ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है। तो ये मैं पूरा का पूरा सेशन जो है फ्रेंड्स इन लोगों को समर्पित करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो ये एनर्जी दी है, ये जो बच्चे हैं 1200 से ज्यादा बच्चे जिन्होंने सेशन स्टार्ट होने के पहले लाइक कर दिया है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा वाला मोटिवेशन होता है और ज्यादा मेहनत करने के लिए। जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। एक बार जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं देख पा रहे हैं टीम, प्लीज दिखा भी देंगे प्लीज। ठीक है ना फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ये कौन से नंबर के जो है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, सीजेआई बने हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन गया आपका, नंबर आप बताओगे। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक होने वाला है। अब देखिए नए प्रकार का प्रश्न, कई सारे लोगों को पता है कि कितनेवें नंबर के बन गए, कई सारे लोगों को पता है कि उनका कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता कि उनका कार्यकाल कब से कब तक का है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि उनका कार्यकाल कब तक चलने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं है उनका। ठीक है, नवंबर 23 2025 तक जो है यहां पर में वो रहेंगे। ठीक है, तो 23 मई 2025 तक, मतलब 14 मई को उनका जो कार्यकाल शुरू हुआ है। ठीक है, तो 23 में 23 मई को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इनका कार्यकाल जो है वो खत्म हो जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, 23 मई 2025 को इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो 14 मई जो है 2025 से ये कितनेवें नंबर के बने हैं भारत के चीफ जस्टिस, आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे। ठीक है, तो 52nd नंबर के आप लोग लिख भी रहे हो, बहुत बढ़िया। 52nd नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं। किसको रिप्लेस किया है, 51st नंबर के कौन थे, 51st नंबर के कौन थे, ये आप लोग बताओगे मुझे, जिनके जगह पे ये बने हैं, जो अभी अभी रिटायर हुए 2 दिन पहले। ये भी आंसर कर दीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आप लोगों से एक्सपेक्ट करता है कि हाँ ये इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में गोली की रफ्तार से लगा रहे हो, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। ठीक है, नो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में, इसके आंसर्स लगाते रहिएगा आप लोग। संजीव खन्ना जो थे वो 51st नंबर के थे, उनके जगह पे बने हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा कभी भी विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जिसको बोला जाता है। बहुत लंबे समय से इस राज्य के लिए मांग भी चल रही है कि इस राज्य को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन वो नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अभी भी बताइए आप लोग जल्दी से, कौन सा राज्य है जिसको विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, केवल 3 मिनट के अंदर में आपने 1400 लाइक्स के पार पहुंचा दिए। 1000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं, अभी भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक करके चले गए थे, अब वापस से आ रहे हैं, वो लोग सेशन को ज्वाइन करते जा रहे हैं। गुड। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं विशेष राज्य का दर्जा की, तो विशेष राज्य का दर्जा होता क्या है, क्या चीज ये विशेष राज्य का दर्जा मतलब। तो देखिए विशेष राज्य का दर्जा जो है फ्रेंड्स एक्चुअल में पहली बार इसकी परिकल्पना कब की गई थी। अब मैं जो बता रहा हूं ना, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे आप लोग। ठीक है, मैं इस पे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, हर एक बच्चा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन से सुनेगा जो अब मैं बता रहा हूं अगला आधा मिनट तक। ध्यान से समझिए आप लोग, विशेष राज्य का जो दर्जा है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है, इसकी परिकल्पना सबसे पहले 1969 में की गई थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब की गई थी। कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन था जिसने इसकी सिफारिश की थी। तो ये फाइनेंस कमीशन जो था जिसने सिफारिश की थी, वो था 5th नंबर का फाइनेंस कमीशन। 5th फाइनेंस कमीशन जो था उसने इसकी सिफारिश की थी कि भाई कुछ राज्य ऐसे होने चाहिए जिनको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया जाना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा जो पोषित स्कीम्स होती है, उसमें राज्य सरकारों को 70% हिस्सा देना पड़ता है। केंद्र सरकार जो है उसका 70% हिस्सा देती है केंद्र सरकार, और राज्य सरकारों को 30% हिस्सा देना पड़ता है अगर कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो। ठीक है, अगर कोई ऐसी स्कीम लाई गई है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पोषित उसको घोषित किया गया है, तो केंद्र सरकार उस स्कीम में जितना भी खर्चा होगा उसका 70% देंगी और राज्य सरकार 30% देंगी। लेकिन अगर किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस कैटेगरी के अंदर में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दे दिया गया है, विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया है, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर में 70 के बदले में कितना परसेंट डालेंगी, 90%, 20% एक्स्ट्रा।
तो बचा हुआ कितना परसेंट है जो राज्य सरकार को देना पड़ेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। तो राज्य सरकार को केवल और केवल जो बचा हुआ हिस्सा है, आप लोग बताओगे जल्दी से, 10% ही देना पड़ेगा 30% के बदले में। इससे क्या होता है कि राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उस पर बोझ नहीं पड़ता है, और केंद्रीय केंद्रीय पोषित स्कीम जो होती है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है वो अच्छे से लागू हो पाती है। इसी वजह से बहुत सारे राज्य है जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांगते हैं। ठीक है, बिहार राज्य बहुत लंबे समय से मांग रहा है, उसको नहीं मिला अब तक। ठीक है, कई सारे राज्य स्टार्टिंग के अंदर में केवल आसाम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को दिया गया था। अभी आज के समय में जो है फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इनके अलावा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है, हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, सिक्किम है आपका, ठीक है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड है। ये ऐसे राज्य है आपके जिनको ये स्टेटस दिया गया है। ठीक है, तो पहले 3 थे, 8 को बाद में धीरे धीरे जोड़ा गया, तो टोटल 3 और 8 11 राज्य आप लोगों के हो गए हैं जिनको स्पेशल स्टेटस कैटेगरी का, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया गया। बिहार को कभी नहीं दिया गया। क्या क्या सीखा आप लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर में, जल्दी से कमेंट करेंगे। जो ये आप लोग जो है ना टॉप करने वाले बच्चे हो, आप लोग वो बच्चे हो जो आगे बढ़ रहे हैं, एक एक कदम आगे बढ़ रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को। ठीक है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा देने की बात सबसे पहले कौन से फाइनेंस कमीशन ने की थी, आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। कौन सा फाइनेंस कमीशन था, कमेंट के अंदर में आंसर कर देना आप लोगों ने। कौन से साल में जो है पहली बार कितने राज्यों को दिया गया था सबसे पहले, तो सबसे पहले केवल 3 राज्य थे फ्रेंड जिनको दिया गया था। ये भी याद रख लीजिएगा आप सभी के सभी, जम्मू कश्मीर था, आसाम था, नागालैंड था। आसाम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद में 8 और राज्यों को दिया गया, टोटल 11 है, जिसमें बिहार अभी भी नहीं है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हम लोग। बिहार को कभी नहीं दिया गया, 65 भी बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी भी रिपीट हो सकता है आप लोगों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, ये वो राज्य है, आप देख सकते हो। ठीक है, आप लोगों के लिए लिख भी दिया है ताकि आप लोग यहाँ पर में ध्यान से देख सके। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एक और क्वेश्चन आप लोगों को लेकर चल रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको बताना, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। बापू माय मदर, ठीक है, बापू मेरी माँ, इस जो पुस्तक है, संस्मरण है या उनकी आत्मकथा है, इसका लेखक कौन है? ठीक है, बताइए किसने लिखा है ये पुस्तक, बापू माय मदर। कितने लोग थे जो कल रात में नॉलेज कैप्सूल जो क्लास हुई थी टीचिंग परीक्षा के पेड बैच में, वो उसमें मौजूद थे? हाथ ऊपर कर दीजिए, हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से जितने भी बच्चे थे कल पेड क्लास के अंदर में। आप लोगों को एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है, आप लोगों को बेहतर बनाया जा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन जो बच्चे करते ही नहीं, कभी याद ही नहीं रखते, मैंने आप लोगों को बताया था, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ठीक है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ये 2 पुस्तकों के लेखक कौन है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे। कल रात में जितने बच्चे थे, मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोग ये आंसर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको रिवाइज कराया है, आपको टेस्ट के अंदर में दिया है, आपको पीडीएफ दिए, कल रात में वीडियो सेशन के अंदर में भी आपको बार बार याद करने के लिए बोला है। ठीक है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री और द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये 2 पुस्तक आपको याद रखनी थी। क्या बात है, आप लोग लिखते भी जा रहे हो फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये बात होती है। राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया लिख रहे हैं बच्चे यहाँ पर में, लोहिया रोहिया, RM लोहिया। ठीक है, गुड। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग जुड़ सकते हो आपकी खुद की सफलता के लिए। ठीक है, आप लोग ऐसा ना हो कि बाद में आप लोग पछताए कि यार काश ज्वाइन कर लिया होता तो अभी सिलेक्शन हो जाता, आगे बढ़ जाते। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बापू माय मदर, ठीक है, मनु बेन गांधी जो थी, इन्होंने लिखी थी। ये गांधी जी की जो है एक बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक सहकारी थी जो गांधी जी के साथ में रहती थी, और गांधी जी की जो है भतीजी भी थी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, मनुबेन गांधी। ठीक है, बापू माय मदर उन्होंने लिखी है। इससे हम लोगों को गांधी जी के जो है बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है, गांधी जी की सोच के बारे में पता चलता है, क्योंकि गांधी जी की बहुत क्लोज कंपेनियन थी। आप लोगों ने कई सारी पिक्चर्स के अंदर में, फोटोज के अंदर में गांधी जी के साथ में इनको देखा होगा। ठीक है, तो इवन जब गांधी जी की हत्या हुई थी उस समय में भी वो गांधी जी के साथ में ही थी। ठीक है, तो गांधी जी को असिस्ट करते थे, गांधी जी को उठने बैठने में मदद करते थे। ठीक है, तो मनुबेन गांधी, बापू माय मदर जो है, ये इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स ये आप लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, और जो बेसिकली आप लोगों का कंपटीशन है उसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो अक्सर लोग नहीं करते, लेकिन जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में वो यहाँ पर में, ठीक है, आगे करते जाएंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? ये भी बताइए क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्राचीन जो मगध था, ठीक है, उसकी पहली राजधानी आप लोगों से पूछा है, फर्स्ट कैपिटल। तो
विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपदा? ठीक है, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए। और तब तक जो है फ्रेंड, जितने भी बच्चे जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, टीचिंग परीक्षा चैनल को बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट जो है वो मिलती रहे। जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है वो आप लोगों को मिलता है। सेशन को लाइक भी जरूर कर देंगे। जैसे मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स की हम केवल 10 मिनट के अंदर में 1900 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, 1700 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, महाजनपद जो मगध था, मगध जो है कितने महाजनपद हुआ करते थे, ये चलिए एक क्वेश्चन और बन गया आप लोगों का। प्राचीन समय काल के अंदर में कितने महाजनपद हुआ करते थे? नंबर बताएंगे, कोई कोई बता सकता है कितने महाजनपद हुआ करते थे? एक और क्वेश्चन बन गया। ठीक है, मगध की जो राजधानी थी, ठीक है, अलग अलग राजधानी हुई है। पहली जो राजधानी थी इसकी वो थी राजगृह। ठीक है, राजगीर या राजगृह इसको बोला जाता था। हम लोग राजगीर यहाँ पर में लिख देते, राजगीर, उसको राजगृह भी बोला जाता था। ठीक है, तो ये पहली राजधानी थी। तो यहां तो दिया ही नहीं है उसका, मगध महाजनपद की पहली राजधानी राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी। ठीक है, तो आंसर यहां पर में हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। ठीक है, कोई भी यहां पर में दिया ही नहीं है ऑप्शन राजगीर वाला। 16 महाजनपद हुआ करते थे। अब ये महाजनपद क्या होते हैं अगर किसी को ना पता हो, ठीक है, तो मैं वो भी बता देता हूं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये मान लीजिए हमारा भारत है, तो हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग इलाकों के अंदर में 16 महाजनपद फैले हुए थे। 16 महाजनपद एक्चुअली जनपद हुआ करते थे पहले, छोटे छोटे राज्य। फिर ये छोटे छोटे राज्य ने एक दूसरे के राज्यों पर हमला करके या विलय करके बड़े जनपद बना लिए। तो ऐसे 16 महाजनपद थे जो बड़े बड़े राज्य थे, 16 बड़े बड़े राज्य। इनका उल्लेख आप लोगों को 2 पुस्तकों के अंदर में मिलता है। एक पुस्तक का नाम आप लोग याद रखेंगे, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ये बौद्ध ग्रंथ है। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें आपको 16 महाजनपदों के नाम और उसका उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ है, आज से 2500 साल पहले 16 महाजनपद हुआ करते थे, इसका उल्लेख मिलता है। दूसरी पुस्तक है भगवती सुत्त, ये जैन पुस्तक है। ठीक है, भगवती सुत्त, प्लीज इसको याद रखिएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है। कितने लोग चाहते हैं लिख दूं मैं यहां पर? मैं अगर आप बोलोगे तो मैं लिख भी दूंगा इस तरीके के पॉइंट जो रहते हैं एक्स्ट्रा वाले आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय ये कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है, ये याद रखना है आप लोगों ने, पहला वाला। और दूसरा वाला जो है वो है भगवती सुत्त, भगवती सुत्त, भगवती सुत्त, ये जैन ग्रंथ है। दोनों के अंदर में फ्रेंड्स आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर कौन से इसमें मिलता है, दोनों ऑप्शन में रहे तो आपको मोर देन वन ऑफ द अबव लगाना पड़ेगा ऐसे स्थिति के अंदर में। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है इन विच ईयर वाज द संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, जिसको पटना जू भी बोला जाता है, उसकी स्थापना हुई थी। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। 12 मिनट हो गए फ्रेंड्स, 2100 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, 1800 से ज्यादा लाइक हो गए। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहेंगे, और कमेंट के अंदर में आंसर आने चाहिए आप लोगों के स्पीड में। कोर्स में कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए नीचे में आपका नंबर चल रहा है आपका, ठीक है, आप उसके थ्रू भी जुड़ सकते हो। ठीक है, नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101 9697888844, इस पर कॉल कर सकते हो, या टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर में मिल जाएगा आप लोगों को, या फिर नीचे में लिंक्स भी दी गई है, उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करूं संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क है, जिसको पटना जू के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 1972 के अंदर में हुई थी, 1972 के अंदर में। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना बनती है। पटना के अंदर में जो भी लोग पटना गए होंगे या वो लोग घूमने गए होंगे, कभी वहीं पे रहते होंगे, ठीक है, ओके, तो उनको पता होगा कि भाई एक बड़े एरिया के अंदर में करीब 153 एकड़ के अंदर में ये फैला हुआ है, बहुत बड़े एरिया के अंदर में, और एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कई सारे वहां पर में आपको प्राणी जो है देखने के लिए मिल जाएंगे, और काफी जो है एक वेल मेंटेन्ड जो है जू है ये। ठीक है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, 153 एकड़ में फैला हुआ है, पटना के अंदर में है। कहां पर में है ये भी पूछा जा सकता है, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क कहां पर में है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 1935 में, 1835 के अंदर में, 1835 के अंदर में, ध्यान से देखिएगा, बीपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम क्वेश्चन है। 1835 में पहला जिला स्कूल
ठीक है, जिला स्कूल कहां खोला गया था? पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला ये स्कूल था, पहला जिला स्कूल, सेंट्रल जो उस समय की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, पूरी तरह से उसके द्वारा पोषित, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके द्वारा पोषित स्कूल, सरकारी स्कूल बोल सकते हो आप लोग, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती थी। बताइए जल्दी जल्दी से। ठीक है, उस समय में भारत के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि मिल चुकी थी 1833 में उनको, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस समय में लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, उनके समय में। ठीक है, तो ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, इसकी स्थापना, ठीक है, पटना के अंदर में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कहां पर में खोला गया था, ठीक है, तो ये खोला गया था पटना के अंदर में। ठीक है, पटना के अंदर में जिला स्कूल भी इसको बोलते थे, पटना स्कूल के नाम से इसको जाना जाता था। फिर बाद में जो है फ्रेंड्स इसका नाम पटना कॉलेजियस कर दिया गया, पटना कॉलेजियस के नाम से। पूरे पूरे के पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर में पहला स्कूल था ये, पहला जिला स्कूल या पहला सरकार पोषित स्कूल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, और ये लॉर्ड मैकॉली की जो पॉलिसी थी, आपको पता है ना मैकोले का, माइन्यूट्स ऑफ मैकोले, ठीक है, जो जिसके अंदर में ये बोला गया था, 1835 में आई थी वो पॉलिसी भी, जिसके अंदर में बोला था कि इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देना है। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन का जनक भी माना जाता है लॉर्ड मैकोले को। तो 1835 में ही उसने अपनी सिफारिश दी थी, तो उसके जस्ट बाद में ये स्कूल खोला गया था 1835 में पटना के अंदर में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना है इसकी। ठीक है, बन सकता है आप लोगों का ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो पटना जिला स्कूल बोलते थे। फिर बाद में 1862 के अंदर में, एक और पॉइंट बता देता हूं आप लोगों के लिए, बस 1 मिनट लूंगा आप लोगों का, आप लोगों के लिए भलाई के लिए ही। 1862 के अंदर में फ्रेंड्स इसका नाम पटना कॉलेजिएट स्कूल हो गया था। पटना जिला स्कूल पहले नाम था, फिर पटना कॉलेजिएट, कॉलेजिएट, ठीक है, स्कूल इसका नाम कर दिया गया था। पटना कॉलेजिएट स्कूल 1862 में इसका नाम कर दिया गया था। अदरवाइज इसकी स्थापना 1835 में हुई थी, पटना जिला स्कूल के नाम से। ठीक, दोनों पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? ये क्वेश्चन के लिए तो आपको केवल और केवल जो है फ्रेंड्स 10 सेकंड मिलने चाहिए, 10 सेकंड के अंदर में आप लोगों का आंसर आ जाए। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 10, खत्म। तो प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ओके, दरभंगा में स्थित है या भागलपुर में स्थित है? तो भागलपुर के अंदर में स्थित है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, और ये काफी एक इंपॉर्टेंट वाला आप लोगों का जो है एक शहर है। यहां पर में ही आप लोगों को विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भी मिलेगा, भागलपुर के अंदर में विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य, जो बाद में बनाया गया डॉल्फिन जो है भारत की डॉल्फिन गंगेटिका जो है उसके संरक्षण के लिए। ठीक है, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पाल एम्पायर के समय में बनाई गई थी, पाल शासन के समय में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बंगाल जो इलाका था वहां से पाल वंश के जो लोग थे, पाल लोग थे, पाल साम्राज्य वो शासन करता था। बिहार भी उनके अधीन था। तो पाल एम्पायर के जो शासक थे वो यहाँ से वो शासन चलाते थे। उनमें से एक शासक हुए थे जिनका नाम क्या था, धर्मपाल। ठीक है, क्या नाम था उनका? धर्मपाल, धर्मपाल। ठीक है, उन्होंने जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी भागलपुर के अंदर में। ठीक है, धर्मपाल ने। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल ने करवाई थी भागलपुर के अंदर में। ठीक है, और आपको पता ही है फिर कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, उसकी सेना ने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को और इसको दोनों को ही तोड़ दिया था। ठीक है, तो किसने, उदंतपुरी मठ हो जाए, नालंदा यूनिवर्सिटी हो जाए, या फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, किसने तोड़ा था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। ना अब इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा डाला। कल जितने भी लोग थे कल नॉलेज कैप्सूल के अंदर में, हाथ ऊपर कर देंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए इजी क्वेश्चन। आप लोग अब आपको जो है फ्रेंड्स सपने में भी ये क्वेश्चन याद रहेगा, सपने में भी। बताइए जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हो क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट।
बताइए। तो कल रात में हम लोगों ने जो है फ्रेंड्स इसको बड़ा बड़ा डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। आप लोगों को मैंने एक एक चीज बताई। गीता रहस्य, इसको आपको एक और चीज बताया था कि गीता रहस्य के नाम से, ठीक है, इसको जाना जाता है, लेकिन एक और नाम भी है इसका, इसको श्रीमद गीता, श्रीमद भगवत गीता रहस्य भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उत्तराखंड के एग्जाम का क्वेश्चन मैंने आपको कल रात में दिखाया था, ठीक है, नॉलेज कैप्सूल की क्लास के अंदर में, कि श्रीमद भगवत गीता रहस्य भी इसको बोला जाता है, उस पर क्वेश्चन आ चुका है। ये मूल रूप से मराठी भाषा में लिखी गई थी और हिंदी इंग्लिश में बाद में इसका ट्रांसलेशन किया गया, ठीक है। तो गीता रहस्य जो है ये लोकमान्य तिलक ने लिखी है। ये मांडले जेल में जब उनको भेजा गया था, आपको बताया कि इनको उनको देशद्रोह के आरोप के अंदर में मांडले जेल बर्मा म्यांमार के अंदर में भेज दिया गया था। उनको 6 साल की सजा सुना दी गई थी 1908 से 1914 तक, पूरा बताया है आपको रात में मैंने, ठीक है। उसके बाद में आर्टिक होम इन द वेदास, ये पुस्तक इन्होंने लिखी है, इस पर भी हमने चर्चा की थी, इस पर पूरा डिटेल के अंदर में कि क्या इसके अंदर में लिखा हुआ है, ठीक है। ओरायन करके एक जो पुस्तक है, ठीक है, वो उन्होंने लिखी है, ओरायन द रिसर्चेस इनटू द एंटिक्विटीज ऑफ द वेदास, वेदास के ऊपर में रिसर्च करके जो उनकी समझ थी उसको उन्होंने लिखा है, ओरायन नाम से पुस्तक। तो ओरायन आपको याद रखना था। बाद में जो है केसरी और मराठा मैंने आपको बताया हुआ है, केसरी और मराठा इनको डिटेल में हम लोगों ने देखा भी है, डीटीपीएससी वगैरह में जो क्वेश्चन आए थे उनके ऊपर में भी चर्चा की है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहां पर में अगर हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है, जितने लोग थे पहले तो हाथ ऊपर कर दीजिए, ठीक है। आप लोग थे कल क्लास के अंदर में, मजा आया था कल क्लास में, ठीक है। रात में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक गीता रहस्य उनकी पुस्तक है जो उन्होंने लिखी थी, गीता रहस्य बिल्कुल है, ठीक है। ये याद रख लेना है आप लोगों ने, गीता रहस्य, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आर्टिक होम इन द वेदास पुस्तक है, द ओरायन करके जो है वो भी इनकी पुस्तक है, ठीक है, तीनों है। तो आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, कि सारे के सारे जो है इनकी पुस्तक लिखी हुई है, ओके। ओके चलिए, तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा यहाँ पर। गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर्स कर दिए हैं, इसी तरीके से आंसर करते रहिए। कोसी नदी का पूछ रहे हैं कि एवरेज 30 मीटर है भाई, 30 मीटर, ठीक है, एवरेज, वो करवाया हुआ है क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आज आप लोगों का, ठीक है, ये जो टेस्ट हो रहा है उसके अंदर में एक और क्वेश्चन आपका, विच एंशियंट टेस्ट डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र एंड इन विच इंस्क्रिप्शन डिड अशोका रेफर टू हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगध। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? पाटलिपुत्र का प्रशासन, पाटलिपुत्र कहां पर में है भाई, ठीक है, पटना जो है उसी को पाटलिपुत्र बोला जाता था पहले। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन या पाटलिपुत्र में किस तरीके से प्रशासन होता था उसके बारे में जानकारी आपको दी गई है, पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी दी गई है, पाटलिपुत्र में कितने गेट थे, पाटलिपुत्र का राजमहल कैसा था, वगैरह वगैरह, अदरक लहसन ये सब उसके अंदर में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये बताना था, ठीक है, कि जो अशोका है उसने अपने आप को मगध का एम्पेरर घोषित किया हुआ था, एम्पेरर लिखा है कि मैं मतलब अपने आप को उसने, ठीक है, देवनाम पियदासी, ठीक है, मगध का शासक, ऐसा उसने लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में अपना खुद का नाम भी उसने लिखा हुआ है, मस्की एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी नाम सुना, एक माइनर इंस्क्रिप्शन है और उसके अंदर में अशोका का नाम कई जगह पे देखो, मैक्सिमम जगह के ऊपर में अशोका का नाम जो है वो देवनाम पियदासी लिखा हुआ है, ठीक है, देवनाम पियदासी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अशोका का मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन में अशोका का नाम क्या मिलता है, तो देव नाम पियदासी, पियदासी, ठीक है, देव नाम पियदासी, ठीक है, ये नाम आप लोगों को मिलता है उसका, ओके। मैक्सिमम जगहों के ऊपर में, लेकिन कुछ जगह ऐसी है, ठीक है, जहां पर में अशोका का नाम अशोका लिखा हुआ है, अदरवाइज हमको पता ही नहीं चलता कि उसका नाम क्या है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए, एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका, इंडिका। ये पुस्तक लिखी थी तुम्हारे चचा का एक लड़का था जो इंडिया में आया था, ठीक है, मेगस्थनीज, मेगस्थनीज, ठीक है, मेगस्थनीज, ठीक है, यूनानी एक
एक बार कंफर्म कर दीजिएगा क्या अब आप लोगों को आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है कि प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज। कहां से आपको आवाज नहीं आई थी? मतलब मैंने क्या बताया है आप लोगों को? ठीक है, कहां तक आई थी आवाज? कुछ कंफर्म हो सकता है यहाँ पर में? आवाज कहां तक आई थी? चलिए, मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड्स कि इंडिका नाम की जो पुस्तक है वो मेगास्थनीज ने लिखी है। ठीक है, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था इसको सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसको क्वेश्चन बना दूंगा आप लोगों के लिए आने वाले सेशन में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, जो कि आपका सिकंदर जो था उसका, अलेक्जेंडर सिकंदर जिसको आप लोग कहते हो, उसका एक सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के बाद में वो पूर्वी हिस्से का शासक बन गया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो है वो लड़ाई भी हुई थी। ठीक है, 305 बीसी के आसपास में। ठीक है, तो जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया। ठीक है, उसकी कहानी अब मेरी बड़ी इच्छा होती है कि आप लोगों को आगे बताता जाऊं करके, कि फिर बाद में उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी हेलेना उसके साथ में हुई थी। ठीक है, तो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य दामाद बन गया था फिर सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, भौजाई लेकर आ गए थे हम लोग। तो मेगास्थनीज जो है वो भी आया था दहेज में, मतलब वो भी अच्छे रिश्ते रहे बने रहे करके, तो उसने राजदूत भेजा था अपना। अब उसको, अब इससे क्या करवाते हम लोग? इससे अब यहाँ पर में जो है वो लिट्टी चोखा तो बनवाते नहीं अपन लोग इससे, तो इससे क्या करवाए? तो ये बैठा रहता था इधर उधर, घूमता रहता था, देखता रहता था इधर उधर में, और जो भी देखता था लिखता रहता था अपनी पुस्तक में। ठीक है, तो ग्रीक या यूनानी जिसको कहते हैं आप लोग, राजदूत था मेगास्थनीज, इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है उसने। बाकी अशोका जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। ठीक है, और उसने कई सारे शिलालेख बनवाए हैं। उसमें से एक माइनर शिलालेख या माइनर या लघु शिलालेख भी जिसको बोलते हैं मस्की, ये कर्नाटक में मिलेगा आपको, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में, कर्नाटका के अंदर में है। वहां पर में उसने अपने आप को मगध का शासक बताया है। एक ही जगह है जहां पर में उसने अपने आप को मगध का शासक बोला है। ठीक है, एक ही जगह है केवल जहां पर में उसने अपने आप को मगध का शासक बोला है, अशोका ने खुद को। ठीक है, मैं अशोका, ठीक है, मगध का शासक। 50 हाथी नहीं दिए थे बेटा, 500 हाथी दिए थे उन्होंने, 500 हाथी। ठीक है, 500 हाथी का लेन देन हुआ था। ओके, तो अगर आप लोगों को जानना है तो जो है वैसे 6 to 8 वाली 6 to 8 अभी जो पेड बैच है हमारा, उसके अंदर में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा है। उसमें मैंने ये कहानी पूरा अच्छे से आपको बताई है पूरी। ठीक है, ये कि कैसे अशोका, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई हुई थी, जितने भी लोग हैं। ठीक है, उन लोगों ने अगर 6 to 8 9 10th वाली अगर आप लोगों ने बैच लिया हुआ उसके अंदर में आपको पता होगा, उसमें मैंने मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ाया है, और मौर्य एम्पायर उसमें डिटेल में पढ़ाया है 6 to 8 9 10th वाली बैच के अंदर में। ठीक है, बट जीएस के पर्सपेक्टिव से इतना आप लोगों के लिए काफी है। चलिए, तो ये जो है फ्रेंड्स आपका था। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर कि जो एल जे पी, ठीक है, एलजेपी है, लोक जनशक्ति पार्टी, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? एक बार कमेंट करके आप लोग आंसर कर देंगे। एलजेपी, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। बीजेपी जो है इसकी स्थापना कौन से वर्ष के अंदर में हुई थी? ये आप लोग आंसर कर देंगे एक बार। ठीक है, एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, जल्दी जल्दी से। इसके अलावा जो हमने पढ़ा है बापू माय मदर, ठीक है, बापू, ठीक है, माय मदर, ये पुस्तक किसने लिखी है ये भी बता देंगे आप लोग। आज ही पढ़ाया मैंने आपको, और कल रात में मैंने आपको नॉलेज कैप्सूल में भी पढ़ाया था। जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइएगा टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में, ताकि आप लोग पीछे ना रह जाए, बाद में ना अफसोस हो आपको कि कहीं आप यार पीछे रह गए करके। ठीक है, आपको बताना है कि जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, बी आर गवई जो है वो कितने नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, और साथ ही साथ आपको बताना है कि स्टेट जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, विशेष राज्य का दर्जा, ये वाली बात, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ठीक है, ये कौन से ईयर के अंदर में ये परिकल्पना आई थी, कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन था जिसने इसको लेकर आया था। ठीक है, ये आप लोग बता देंगे। ठीक है, और अभी टोटल कितने राज्य है जिनको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया हुआ है, टोटल कितने राज्य है अभी तक? ठीक है, ये भी आपको बताया मैंने, और इनिशियली भी कितने राज्य थे? ठीक है, 1969 के अंदर में कितने राज्य थे ये भी आप बता सकते हो मुझे कमेंट करके। अगले 10 मिनट में जितने भी बच्चे इनमें से जो भी क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, ठीक है, उन लोगों को जो है फ्रेंड्स हार्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगले 10 मिनट के अंदर अंदर में कमेंट के अंदर में आप लोगों ने आंसर करना है। और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी का कोर्स है आप लोगों का। ठीक है, उसके अंदर में भी आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, 10,000 प्लस क्वेश्चन है उसके अंदर में भी आप, आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, ये जो चीजें हैं अगर आपने कर लिया, ये तपस्या है आप लोगों की, अगर आप इसके अंदर में तब गए तो आप आगे बढ़ जाओगे।
ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो चलिए, आप लोग जो है कमेंट के अंदर में आंसर्स करते जाइए, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आप लोगों की मसल मेमोरी बढ़ती है, और मसल मेमोरी जब बढ़ती है आप लोगों की, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से याद रख पाते हो आप लोग। ओके, चलिए सर, बैच में उर्दू भी क्लास पे पूरा ध्यान है सर। उर्दू उर्दू जो है आप लोगों के लिए अयाज अंसारी जी, उर्दू का क्लास आपकी जो है 1-2 दिन के अंदर में स्टार्ट हो भी जाएंगी, ठीक है। आपकी उर्दू की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जिसकी क्लासेस आप चाहते हो वो भी बताइए। संस्कृत, ठीक है, कौन सी, बांग्ला, कौन कौन सी आपकी चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी, तो उसके अंदर में भी हम लोगों ने कर दिया है आपकी। सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर में उर्दू भी, और जो पेड स्टूडेंट है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उर्दू वाले इसके अंदर में जो है वो अपग्रेड कर दिया जाएगा। जितने भी बच्चे, मतलब उर्दू सब्जेक्ट, जैसे आपको हिंदी और इंग्लिश मिलता है ना, वैसे उर्दू भी आपको, जो जीएस वाला उर्दू है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और 6 to 8 का उर्दू की जो बैच है वो भी आप लोगों के लिए आ जाएंगी, ताकि आप लोग उसको भी उसके अंदर में भी कर सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि टीचिंग परीक्षा पर भरोसा है, और टीचिंग परीक्षा से पढ़ेंगे तो पेपर क्लियर हो जाएगा, तो इसी वजह से जो है फ्रेंड्स किया है हम लोगों ने, ठीक है। और आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगी ये क्लासेस, ठीक है, उर्दू की, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और कौन कौन सी चाहिए होगी आप लोगों को क्लासेस, और कौन कौन से चाहिए बैचेस, वो भी बताइएगा। बांग्ला की चाहिए, ठीक है, संस्कृत की, जो भी आप लोगों को चाहिए होंगे आप लोग बताइएगा जरूर, उसको हम लोग लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।